जादुई बिरयानी। रामापुर नामक एक गांव में बोला शंकर नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत सरल और ईमानदार व्यक्ति था जो अपनी मेहनत पर भरोसा करता था। उसकी पत्नी कोमल और छोटी बहन रानी जो बीमारी से जूझ रही थी उसके साथ रहती थीं। बोला के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो खेती करता था, लेकिन पिछले 6 महीने से उसकी फसल अच्छी नहीं हो पा रही थी। हे भगवान, तुम कहाँ हो? कृपया मेरी मदद करो। हाँ जी, सुनिए, हमारे पास खाना बनाने के लिए बस थोड़ा सा राशन बचा है और अगले दिन से हमारे पास पर्याप्त राशन नहीं होगा। हम 2 दिन बिना खाए रह सकते हैं, लेकिन हमारी रानी को भूखा नहीं रख सकते क्योंकि वो बीमार है। आप आगे इस समस्या को कैसे सुलझाएंगे? मुझे पता है कोमल, लेकिन तुम बताओ मैं क्या करूं? मैं अपनी मेहनत पूरी ईमानदारी और लगन से करता हूं, फिर भी फसल नहीं हो रही। ये समस्या केवल मुझे ही क्यों हो रही है? गांव के बाकी लोग तो अच्छी और स्वस्थ फसल पा रहे हैं। खराब फसल की वजह से कोई मेरे बीज नहीं खरीद रहा। अब मैं क्या करूं? मुझे सब कुछ पता है जी, इसलिए तुम हमेशा उदास रहते हो। लेकिन अब क्या करें? हमें अपनी रानी के लिए दवाइयाँ भी खरीदनी हैं और दवाइयों के अनुसार उसे पौष्टिक खाना भी देना होगा। हमें कुछ करना होगा ताकि हमारी रानी ठीक हो सके। कोमल की बातें सुनकर बोला सोचने लगा। अगली सुबह बोला अपनी खेती की जमीन की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक कार उसके पास आई और रुकी। कार से उसका दोस्त राजू उतरा जो अमीर और थोड़ा घमंडी स्वभाव का था। उसने कहा, अरे बोला, कहाँ जा रहे हो? मुझे लगता है तुम अपनी खेती की जमीन पर जा रहे हो। मैंने सुना है कि तुम अब भी उस खराब जमीन पर काम कर रहे हो जहाँ से घटिया बीज निकलते हैं, और ये भी सुना है कि अब कोई तुम्हारी फसल खरीदना नहीं चाहता। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था मेरी मदद ले लो, मेरे घर आओ, मुझसे पैसे मांगो, मैं तुम्हारे ऊपर कुछ पैसे फेंक दूंगा ताकि तुम्हारी जिंदगी का कम से कम एक दिन अच्छा बीत जाए। बस करो राजू, कब तक मेरा मजाक उड़ाओगे? मैंने तुम्हें कई बार समझाया है। तुम सिर्फ मेरा नहीं बल्कि धन का भी अपमान कर रहे हो, जिसे हम लक्ष्मी माँ के रूप में पूजते हैं। मैं कभी किसी से भीख नहीं मांगूंगा, खासकर तुमसे जिसने गलत तरीके से पैसा कमाया है। मैं मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा करता हूं। एक दिन मेरा भी समय आएगा, चाहे देर लगे, लेकिन मैं इंतजार करूंगा। आज तो तुमने साबित कर दिया कि आखिर बेवकूफ को कितना भी समझाओ कोई फायदा नहीं। ठीक है बोला साहब, मैं भी देखता हूं तुम क्या करते हो और अपनी जिंदगी कैसे चलाते हो। राजू अपनी कार में बैठकर चला गया, लेकिन राजू की बातों ने बोला का दिल तोड़ दिया। बहुत दुखी होकर बोला अपनी जमीन पर गया और काम करने लगा। कुछ समय बाद वो घर लौटा और अपनी बहन से बात करने लगा। रानी, अब कैसा महसूस हो रहा है? तुम्हारी तबीयत कैसी है? चिंता मत करो, मैं जल्द ही तुम्हारी दवाइयां लेकर आऊंगा और तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाऊंगा। मुझे पता है भैया, आप हमेशा मेरी परवाह करते हैं, लेकिन मेरी बात सुनिए भैया। कृपया मेरी बीमारी की वजह से खुद पर तनाव मत लीजिए। अब मुझे अपनी सेहत से कोई उम्मीद नहीं है। मुझे नहीं लगता मैं ठीक हो पाऊंगी, इसलिए कृपया मेरे लिए पैसे बर्बाद मत कीजिए और मेरी वजह से परेशान मत होइए भैया, प्लीज। रानी, ये कैसी बातें कर रही हो? ऐसा मत कहो। तुम मेरे लिए माँ के समान हो, तुम मेरी प्राण हो। तुम्हें कुछ भी हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। मैं जरूर मेहनत करूंगा, पैसे कमाऊंगा और तुम्हें तुम्हारी बीमारी से मुक्त कर दूंगा। बोला बहुत दुखी था कि कैसे अपनी समस्याओं का हल निकाले। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा। तभी एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आया और बोला, अरे बेटा, क्या हुआ? किसी चिंता में हो? हाँ काका, मेरी छोटी बहन भी बीमार है और मेरी खेती भी ठीक से नहीं चल रही। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अपनी छोटी बहन को कैसे बचाऊं। क्या
चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारी बहन का इलाज कर सकता हूँ। मैं जंगल से खास पत्ते लेकर दवा बना सकता हूँ, पर इसके बदले मुझसे एक मदद चाहिए। हाँ काका, बताइए। अरे बेटा, तुम तो जानते हो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन तुम्हारी मजबूरियां देखकर मैं तुम्हारी बहन की बीमारी का इलाज देता हूँ। लेकिन इसके बदले तुमको 1 सप्ताह तक अपने घर में मुझे रहने का आश्रय देना होगा और खाना खिलाना होगा। बोला सोचने लगा, क्योंकि उसे पता था कि उसके घर में पर्याप्त राशन नहीं था। फिर भी उसने बुजुर्ग आदमी की बात मान ली। बोला और बुजुर्ग आदमी दोनों बोला के घर चले गए। सुनिए जी, आप सुबह से कहाँ थे? और ये दवा आपके हाथ में क्या है? ये दवा आपने कहाँ से लाई? क्या आपने इसे खरीदने के लिए किसी से कर्ज लिया है? ये कौन है जी? काका, आप अंदर जाइए और आराम करिए। और बोला सब कुछ बताता है कि कैसे बुजुर्ग आदमी मिले, उनका इलाज कैसा है और उनके आश्रय और खाने पीने के बारे में। है जी, हम तो उसे आश्रय दे सकते हैं, लेकिन 1 हफ्ते तक उसके लिए खाना कैसे चलाएंगे? हम कैसे कर सकते हैं? आप भी तो जानते हैं कि हमारे लिए अपने लिए भी खाना मिलना कितना मुश्किल है। हमारे पास रसोई में पर्याप्त राशन नहीं है, तो फिर हम ये सब कैसे मैनेज करेंगे? मेरे पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था। रानी के लिए दवा भी जरूरी है ताकि उसकी जान बच सके, इसलिए मैंने उसकी बात मान ली। इसके बाद दोनों बहुत दुखी हो गए और शांत हो गए। कोमल रानी और बोला उसे भोजन देते हैं। रानी खाना खाने लगती है, लेकिन बोला उस भोजन को देख रहा था, पर वो खुद नहीं खा रहा था। क्या हुआ भैया, तुम खाना नहीं खा रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ रानी, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे अभी खाने का मन नहीं है। मैं बाद में खाऊंगा, तुम पहले खाओ। इसके बाद रानी सोने चली जाती है। बोला अपनी थाली लेकर बुजुर्ग आदमी के पास जाता है। काका, मैंने आपके लिए भोजन लाया है, कृपया खाइए। जो भी हम बना सके वही मैंने आपके लिए लाया है। धन्यवाद बेटा, बहुत जोर से भूख लगी है, तुमने समय पर खाना लाया। इसके बाद काका बहुत खुशी से खाना खाने लगे। ये क्या जी, आपने क्या किया? मैंने काका के लिए भी खाना बनाया था, आप क्यों नहीं खाए? हाँ मुझे पता है, लेकिन आज से मैं दिन छूट छूट कर खाऊंगा, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त राशन नहीं है। अगर अब पूरा राशन खा लिया तो काका के लिए तो राशन बचेगा ही नहीं, जैसा कि मैंने वादा किया है। इसके बाद दोनों बहुत दुखी हो गए और चुप हो गए। फिर बोला रोज इसी तरह करता रहा ताकि 1 हफ्ते तक राशन बच सके, और ये सिलसिला चलता कि 7वें दिन। सुनिए जी, आज तो रसोई घर में एक भी राशन बचा नहीं है। अब क्या करे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि रानी और काका के लिए अब मैं क्या पकाऊंगी। बोला ऐसे सोचता है। अब क्या करें? रानी और काका दोनों को खाना देना जरूरी है। बोला बाहर जाता है और किसी दूसरे किसान की जमीन पर काम करता है ताकि पैसे कमा सके। वो राशन लेकर आता है और कोमल को देता है, लेकिन जो राशन बोला लाया था वो केवल एक व्यक्ति के खाने के लिए ही पर्याप्त था, इसलिए कोमल सिर्फ एक के लिए खाना बनाती है। बोला खाना लेकर बुजुर्ग आदमी के पास जाता है और भोजन परोसता है। बुजुर्ग आदमी समझ जाता है कि बोला ने अपनी बात निभाने के लिए सिर्फ अपने लिए खाना परोसा है, लेकिन वो चुपचाप खाना खाने लगते हैं। अगली सुबह बुजुर्ग आदमी अपने घर लौटने की तैयारी करते हैं, लेकिन जाने से पहले वो बोला को एक प्लास्टिक का थैला देते हैं और कहते हैं, ये लो बेटा, ये दवाई मैंने बनाई है, ये बहुत चमत्कारी है। जब भी तुम इस दवाई का इस्तेमाल करोगे, जिस भी चीज में इसे डालोगे वो तुरंत चिकन बिरयानी बन जाएगी। लेकिन मैं एक बात मांगता हूँ, जब तुम जीवन में स्थिर हो जाओ तो कभी भी उन लोगों को खाना खिलाना मत भूलना जिनके पास पर्याप्त खाना नहीं है। कोमल और बोला बुजुर्ग आदमी का धन्यवाद करते हैं जब वो घर से निकलता है, और फिर वे घर के अंदर जाते हैं। वे रानी को देखते हैं जो अब पूरी तरह से अपनी बीमारी से ठीक हो चुकी है।
राहत की सांस लेते हुए कोमल और बोला खाली बर्तन लेकर उसमें जादुई दवाई डालते हैं। उनकी हैरानी की कोई सीमा नहीं रहती जब बर्तन भर भर कर चिकन बिरयानी से भर जाते हैं। दोनों चकित रह जाते हैं अपनी आंखों के सामने हुए इस जादू को देखकर। बुजुर्ग आदमी से किए गए वादे के अनुसार वे अपना ढाबा खोलते हैं और पैसे कमाने लगते हैं। वे न केवल स्वादिष्ट बिरयानी परोसते हैं बल्कि ये भी सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी भूखा ना रहे। गरीबों और जरूरतमंदों के साथ खाना बांटकर वे समाज को कुछ लौटाते हैं। कोमल और बोला का ढाबा खूब फलने फूलने लगता है और हर एक भोजन के साथ उनके दिल खुशी से भर जाते हैं क्योंकि वे जरूरतमंदों की मदद कर रहे होते हैं, एक आभार और दयालुता से भरी जिंदगी जीते हुए।